हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बैंड बज गई। तो मैंने बड़ा खुश होके इन दो वीडियोस को ऑन किया और इन वीडियोस को देखने के बाद मेरी शक्ल, अरे ये क्या हुआ भाई, ये तो बताने वाला था कि चाइज़ार्ड ओवररेटेड है या नहीं, लेकिन इसने तो उसका ओवरेशन कम करने की जगह और बढ़ा दिया, इवन उसमें आर्टिकुनों को भी घसीट दिया। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ऐश का चाइज़ार्ड ओवररेटेड नहीं है, लेकिन जो फैंस उसे ओवररेट करते हैं उन फैंस को ओवरहेटेड होना चाहिए। परेशान कर रखा है सही में उन्होंने। तो पर्सनली मुझे चाइज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो मेरा थर्ड फेवरेट पोकेमोन है। और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आज ही कि ऐश का चाइज़ार्ड हाँ ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। और जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल में डिफरेंस नहीं पता वो लोग इस वीडियो को छोड़ दो। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से होता है मतलब। और तुम अगर चाइज़ेफिक वैली के चाइज़ार्ड्स को भी देखोगे तो उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया था उस टाइम तक, स्ट्रॉन्गेस्ट चाइज़ार्ड है वो, लेकिन उन्हें पावरफुल नहीं कहा गया। और इवन तुम एपिसोड भी देख लो, उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा कुछ नहीं दिखाया। और इन चाइज़ेफिक वैली के चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर के अलावा कोई और अटैक नहीं आता। तो कैंटो और जोटो यानी कि पूरी ओरिजिनल सीरीज तक पोकेमॉन बैटल्स जो होते थे वो सब मेनली फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही होते थे। जैसे कि चाइज़ार्ड हर किसी का हाथ पकड़ लेता था, उसके अटैक्स को रोकता था, तो मेनली फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही होते थे शुरुआत के बैटल। लेकिन बाद में जाके स्पेशल अटैक्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया गया। और प्रोफेसर सिकामोर ने एक्स वाई सीरीज में साफ साफ कहा था कि एक ट्रेनर ही पोकेमॉन को पावरफुल बना सकता है, बिना ट्रेनर के पोकेमॉन मैक्स लेवल रीच कर ही नहीं सकता। तो प्रोफेसर सिकामोर ने ये बात फ्रोकी के लिए कही थी। जैसे कि सारे के सारे जंगली फ्रोकीज में ऐश का फ्रोकी सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो अब और पावरफुल नहीं बन पा रहा था। इसीलिए वो प्रोफेसर सिकामोर की लैब में आ गया ताकि वो एक ट्रेनर को चुन सके जो उसे और पावरफुल बनाए। तो बिना ट्रेनर के पोकेमॉन कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता, स्ट्रॉन्ग वो जितना चाहे बन सकता है। तो ऐश ने भी लीजा के पास फ़ोन करके चाइज़ार्ड को जब बुलाया, जब उसने आर्टिकुनो की स्ट्रेंथ देखी, और नॉर्मली ऐश का सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाइज़ार्ड ही था उस टाइम पे, तो ऐश को उसी टाइम पता चल गया था इस आर्टिकुनो की तो हड्डी चाइज़ार्ड ही तोड़ेगा। और जैसे कि उन दो वीडियोस में बताया गया था, जैसे कि ये सब ग्राफिक का खेल है, जैसे कि अगर कोई पिकाचू जोटो में क्विक अटैक करेगा तो वो वीक लगेगा, और वो शिनो और कालोस में करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग लगेगा, है ना। तो ये रहा जोटो के पिकाचू का क्विक अटैक, जो कि इवन 55 किलो के पाइलोस्वाइन को 1 इंच भी पुशबैक नहीं कर पाया। और यहाँ शिनो में पिकाचू ने सेम अटैक से 150 किलो के इलेक्ट्रीवायर को गिरा दिया था। और ये इलेक्ट्रीवायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने जनरेशन 4 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक गीगा इंपैक्ट को अपने हाथों से रोका है बिना 1 इंच भी हिले। तो क्विक अटैक इसे हिला पाया। और एक्स वाई में ऐश के पिकाचू ने क्विक अटैक से मेगा ग्याराडोज को पुशबैक कर दिया, और अलोला में मिस्टी के ग्याराडोज को पुशबैक कर दिया। तो इसमें ग्राफिक का कुछ भी खेल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि अटैक पावर सच में बड़ी है। और पावर पावर होती है, ग्राफिक बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि वो अटैक पावरफुल है या नहीं, क्योंकि आज भी कोई भी लुगिया इस एरोब्लास्ट को मैच तक नहीं कर सकता। तो ये एरोब्लास्ट ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर से किया गया था, और इसने 1000 यार्ड स्क्वायर बड़ी लोरेंस की शिप के चिथड़े उड़ा दिए। और जैसे जैसे ये एरोब्लास्ट इतनी दूरी तक जाता गया, वैसे वैसे ये पतला होता गया, तो मतलब इसकी पावर घटती गई। और अगर ये एरोब्लास्ट बिल्कुल पास से हुआ होता तो लोरेंस की शिप से भी कम से कम 10 गुना बड़ा धमाका कर सकता था ये। और तुम अब की एनिमेशन में चाहे तो तुम एरोब्लास्ट देख सकते हो, बस दिखने में पावरफुल है ये, लेकिन पावर कहाँ है इसमें, ये इवन शीशोर को भी तबाह नहीं कर पाया। तो यही कहना चाहता हूँ, पावर पावर होती है, ग्राफिक का उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो नए लुगिया ने जो एरोब्लास्ट किया वो इवन 100 यार्ड स्क्वायर का भी नहीं था, तो ऑलमोस्ट 10 गुना कमजोर एरोब्लास्ट पुराने लुगिया के मुकाबले। तो या पुराने टाइम पे भी अटैक की पावर बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन हमें दिखी नहीं, क्योंकि नॉर्मल पोकेमॉन बैटल्स जो होते थे लेजेंडरीज को साइड करके, उनमें किसी के पास उस टाइम तक उतनी अटैक पावर थी ही नहीं। और प्रेजेंट डे के सुपर पावरफुल पोकेमॉन जो होते हैं उनकी मैं तुम्हें बस एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। तो सुरुगी के अर्शिफू ने एक रेजी आइस को, एक लेजेंडरी आइस टाइप पोकेमॉन को जस्ट एक पंच में नॉकआउट कर दिया। और जो ये सुरुगी था ये एलीट 4 चैंपियन के मुकाबले 10% स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और सुपर पावरफुल पोकेमॉन क्या होता है, तो सुपर पावरफुल पोकेमॉन वो होता है जो एलीट 4 या चैंपियन के अंडर ट्रेन हुआ हो। उसके अलावा हम किसी भी पोकेमॉन को सुपर पावरफुल कह ही नहीं सकते, इवन वो लेजेंडरी हो। तो टोबाइस जैसे ट्रेनर्स, अगर टोबाइस के पास सारे के सारे लीस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है 600 स्टैट वाले, तो मैं कह सकता हूँ कि चैंपियन का सिर्फ एक पोकेमॉन उस 6 के 6 पोकेमॉन को खा सकता है। अगर उसके पास एक मैस्कॉट लेजेंडरी हुआ तभी जाके वो चैंपियन को हरा पाएगा, वरना उसका कोई चांस ही नहीं है। और टोबाइस जैसे पोकेमॉन ट्रेनर के भी पोकेमॉन इस लिस्ट में अटैक पावर की 100 से भी पीछे आए, जबकि चैंपियन के पोकेमॉन टॉप 32 तक पहुंचे। और पावर का मतलब तुम देख सकते हो, एक एलीट 4 फ्लिंट के इन्फर्नेप ने ऐश के एस पोकेमॉन इन्फर्नेप को जस्ट 1 शॉट कर दिया। और यही है एलीट 4 की पावर, ऐश के किसी भी एस पोकेमॉन को 1 शॉट कर सकते हैं एलीट 4। और फ्लिंट ने ये पूरा फ्रेंडली बैटल किया था, वो इवन सीरियस भी नहीं था जितना सीरियस वो सिंथिया के खिलाफ था ना। अगर वो इतना सीरियस ऐश के इन्फर्नेप के खिलाफ हो जाता तो मार्क पंच की जरूरत नहीं पड़ती, मार्क फिंगर ही काफ़ी होती। तो ऐश के इन्फर्नेप के खिलाफ
फ्लिंट इवन सीरियस भी नहीं था और तब भी उसने वन शॉट कर दिया उसे। नॉर्मली ही वो 10 टाइम्स स्ट्रोंगर था ऐश के इन्फर्नेप से, और अगर वो सीरियस हो जाए तो पता नहीं क्या कर देगा वो। और जहाँ तक बात रही चैंपियंस की, तो चैंपियंस तो इवन एलीट 4 को ही वन शॉट कर सकते हैं। तो ये कार्लोस रीजन का सेकंड एलीट 4 है विक्सट्रॉम। इसे डियांत्रा ने जस्ट 1 मून ब्लास्ट में नॉकआउट कर दिया। और इवन एलान का चाइजार भी सबसे कमजोर एलीट 4 को ही हरा पाया पूरे कार्लोस के, मालवा को, जो कि सबसे कमजोर एलीट 4 है और सबसे पहले आती है। तो इवन एलान का चाइजार ही सिर्फ और सिर्फ पहले एलीट 4 लेवल का है, जबकि ऐश का ग्रेनिंजा किसी भी लेवल का नहीं है। ऐश का ग्रेनिंजा एलीट 4 लेवल तक अभी तक एंटर भी नहीं हुआ है। तो ग्रेनिंजा की अटैक पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इवन चैंपियन से भी ज़्यादा, लेकिन वो इवन आज तक एलीट 4 को नहीं हरा सकता, क्योंकि एलीट 4 बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स बताए गए हैं। और एलान भी सिर्फ इसलिए हरा पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था उस टाइम पे, और मेगा स्टोन की वजह से पोकेमॉन ट्रेनर के थॉट्स पोकेमॉन तक पहुंचते हैं, इसलिए उनकी पावर बढ़ जाती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एलान एलीट 4 को हरा है क्योंकि वो पूरी तरह गुस्से में था मैरिन की वजह से। और इवन ऐश आज प्रेजेंट का पोकेमॉन जर्नीज का, वो भी एक एलीट 4 को नहीं हरा सकता, बिना फिनोमिने के तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। उससे जी मूव या फिर जाइगेंटामैक्स यूज करना ही पड़ेगा, और वो जीतेगा भी तब जब अपोनेंट कुछ यूज नहीं करेगा तब। और अभी पोकेमॉन जर्नीज में ऐश ने आइरस को हराया, जो कि यूनोवा की चैंपियन बन चुकी है। तो ऐश ने आइरस को नहीं हराया, आइरस ने उसे जीतने दिया। और ऐश अलोला का भी चैंपियन सिर्फ इसलिए बना क्योंकि अलोला का कोई एलीट 4 या चैंपियन था ही नहीं पहले, सिर्फ उसे लीग जीतनी थी और वो जीत गया। तो टोबायस जैसे ट्रेनर, जिनके पास अगर हम 6 डार्कराई भी रख दे, उतने ही कमजोर जितना उसका पहले वाला था, तो वो चैंपियन और एलीट 4 के सामने केंचुआ लगेगा, और चैंपियन और एलीट 4 के सामने एनाकोंडा टाइप के लगेंगे, क्योंकि एलीट 4 और चैंपियन की अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और वो तो ऐश के पोकेमॉन्स की 3-3 अटैक में नॉकआउट हो गए थे, डार्कराई और लाटियोस। तो जो मैंने अब तक कहा, ये होती है सुपर पावरफुल पोकेमॉन की डेफिनेशन। और जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो। तो सबसे पहले हम तुम्हें स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जैसे कि ऐश के चार्जर्ड ने ड्रैगनाइट को ड्रैगन टेल मारा और वो ज़मीन पे गिरा। तो पहली बात तो ये मैदान पूरी तरह एक कच्चा मैदान था, ना तो यहाँ पे कोई टाइल थी ना कोई कंक्रीट। कच्चे मैदान पे ऑलमोस्ट 250 किलो का ड्रैगनाइट चार्जर्ड की स्ट्रेंथ यानी कि 300 किलो की फोर्स के साथ गिरा है, और वो भी ऑलमोस्ट 100 फीट ऊपर से। और तब भी कच्चे मैदान पे भी एक सिंगल क्रेटर तक नहीं बना। और सुपर पावरफुल पोकेमॉन्स के एग्जाम्पल के हिसाब से देखे भी तो ग्रेनिंजा ने जस्ट फुटस्टेप के साथ ही जमीन तोड़ दी, जो कि कच्चा मैदान ही था वैसा ही। और इसने कंक्रीट की दीवार पे सेप्टेल को इतनी तेज मारा कि कंक्रीट की दीवार भी टूट गई। तो चार्जर्ड ने 100 फीट ऊपर से ड्रैगन टेल मारी, और ग्रेनिंजा ने जस्ट 7-8 मीटर दूर से एक केक मारी। तो अटैक पावर तो दिखी गई होगी किसकी ज़्यादा है। और मैं पहले ही शॉर्ट आउट कर चुका हूँ कि ग्राफिक का कुछ खेल नहीं होता पावर पे, पावर सिर्फ पावर होती है, किसी भी एनिमेशन में हो। तो अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी अब तक की। तो टॉपिक है कितना स्ट्रॉन्ग है नोलैंड का आर्टिकुनो एक्चुअली में। तो उन दोनों पोकेमॉन की दुनिया की वीडियोस के हिसाब से ये सुपर पावरफुल पोकेमॉन की कैटेगरी में आता है ये आर्टिकुनो। तो इसे कंपेयर करेंगे हम मूवी 2 के आर्टिकुनो के साथ, और देखेंगे कि कौन सा आर्टिकुनो पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग मैं कह सकता हूँ कि नोलैंड वाला ही है फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन पावर की बात हो रही है यहाँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जो उसने दिखाई थी कि ड्रैगन ब्रेथ और फ्लेम थ्रोवर से आर्टिकुनो को 5 या 10% का डैमेज हुआ होगा। और सेकंड थिंग, ये वाटर पल्स और स्टील विंग से चार्जर्ड को एक सीरियस डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ है। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट ये बल्बापीडिया से लाया है। तो सबसे पहले तो ये रही तुम्हारी बल्बापीडिया। ये मैंने एडिट का पेज ऑन किया, ये मैं गया देखने कहाँ पर है नोलैंड्स आर्टिकुनो, ये रहा। और मैंने लगे हाथ नोलैंड नाम अच्छी तरह काट दिया और इसे ऐश का आर्टिकुनो बना दिया। तो कर दिया मैंने इतनी आसानी से पेज एडिट। तो अब मुझे ये बात बताओ, मैंने इस पे लिख दिया कि ये ऐश का आर्टिकुनो है, तो क्या ये ऐश का आर्टिकुनो हो गया क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्बापीडिया पे जितने भी पोकेमॉन एनिमे रिलेटेड पेजेस हैं, सब के सब मेरे जैसे कंट्रीब्यूटर्स ने बनाए हैं, यानी कि सब के सब फैन मेड हैं, एक भी ऑफिशियल नहीं है। पूरे बल्बापीडिया पे सिर्फ और सिर्फ गेम डाटा ऑफिशियल है। जैसे कि तुम देख सकते हो, ऊपर वाला है नोलैंड का आर्टिकुनो, इस पे ये एडिटिंग का पेज खुला हुआ है, लेकिन जो ये आर्कियस का पेज है ये गेम का है, यहाँ पर M12 नहीं लिखा। तो इस पे लोग लगाया गया है कि इसको कंट्रीब्यूटर्स कोई भी एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ पोकेमॉन कंपनी के ऑफिशियल्स एडिट कर सकते हैं इस पेज को। और बल्बापीडिया पे तो ऐसे ही किसी भी फेक कंट्रीब्यूटर ने लिख दिया था कि म्यूटू का बनाया हुआ स्टॉर्म पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इवन आधे दिन चलने के बावजूद वो स्टॉर्म समुद्र का किनारा तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, सिर्फ समुद्र में ही लहरें उठ रही थी। तो ये लाइन सिर्फ एक म्यूटू के फैन कंट्रीब्यूटर ने लिख दी थी। तो ऐसा ही होता है, कोई अगर चार्जर्ड का फैन होगा तो नोलैंड के आर्टिकुनो के पेज पे जाकर उसे एडिट कर देगा, इवन मैं कर दूंगा उसे एडिट।
तो एनिमे से रिलेटेड सारे पेजेस बल्बापीडिया पे पूरी तरह फैन मेड है, उन पे बिल्कुल भी यकीन मत करो। और जहाँ पे इस कोर्ट ने कहा था कि इसे डैमेज होगा भी कैसे, लेजेंडरी जो है, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डब वालों का स्थानी है। जरा इसे इंग्लिश सब में देख के देखो, जैपनीज डब के साथ। ओरिजिनली इस कोर्ट ने कहा था उमाकु इका नकाता योदेसु, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है लगता है बात नहीं बनी। तो लगता है बात नहीं बनी, इस वर्ड से ही इस कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि उसको यकीन था कि आर्टिकुनो के ऊपर ड्रैगन ब्रीथ और फ्लेम थ्रोवर काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश डब वालों ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि काम करेगा ही कैसे, लेजेंडरी जो ठहरा, सही में सत्यानाश कर दिया पूरा डबिंग का। तो भाई डैमेज क्यों नहीं होगा, लेजेंडरी है वो, गोड नहीं है। तो सही में इंग्लिश डब वाले पूरी जैपनीज डब की ऐसी तैसी कर देते हैं, और फिर वो इंग्लिश डब हिंदी डब में होता है और ऐसी तैसी हो जाती है, फिर कुछ ओरिजिनल रिजल्ट होता ही नहीं है हिंदी डब में। और लास्टली चेरेसिफिक वैली का वो पानी वाला सीन जिसमें पूरी रात चाइज़ार्ड ने पानी में बिताई थी, तो उसमें सब कह रहे थे यकीन नहीं होता उसने पूरी रात पानी में बिता ली, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, पूंछ बाहर थी उसकी पानी से। और सबसे मेन बात, चाइज़ार्ड की डिटर्मिनेशन चेक कर रही थी लीजा उस टाइम पे कि वो वहीं पे बना रहता है या नहीं पूरी रात, ताकि अगर वो सुबह तक बना रहा तो उसे वो चेरेसिफिक वैली में एंटर होने देगी। पर लीजा को लग रहा था कि चाइज़ार्ड पानी को छोड़ के बाहर आके सो जाएगा, लेकिन चाइज़ार्ड जागता रहा पूरी रात और पानी में बैठा रहा। ये हमें सिर्फ उसकी डिटर्मिनेशन दिखाती है, ड्यूरेबिलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और सब लोग हैरान इसलिए हो रहे थे कि चाइज़ार्ड सोया नहीं, उसको मतलब जाना है सच में चेरेसिफिक वैली में। तो उस एपिसोड का नाम ही चाइज़ार्ड्स बर्निंग एम्बिशन है। तो चाइज़ार्ड का एम्बिशन था ये, बने रहना है उसे, उसकी डिटर्मिनेशन है स्ट्रॉन्ग बनना। और उसने ये भी कहा था शायद कि आर्टिकुनो को देख के सब हैरान हो रहे थे कि लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा हैरान हो रहे थे लोग। तो अगर सिर्फ हम कहने पे यकीन करने वाले हैं लोगों के, तो ऐसे तो पूरे के पूरे एनीमे में ऐश के चाइज़ार्ड को पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 9 बार वीक कहा गया है। तो ऐश का चाइज़ार्ड क्या वीक है? ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है फिजिकली वो, और वो वीक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे वीक कहा गया है। और फाइनल्स में एलान ने ऐश के ग्रेनिंजा को एलान का आज तक का सबसे पावरफुल अपोनेंट कहा था। तो क्या ऐश का ग्रेनिंजा ज़ाइगार्ड और चैंपियन स्टीवन से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, इवन मालवा से? तो ये सब सिर्फ नॉनसेंस है, कहीं सुनी बातों पे यकीन कर लो और फिर बस। और अब नोलैंड के आर्टिकुनो की थोड़ी सी बातें करते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है उसका, क्या वो सुपर पावरफुल पोकेमोन की कैटेगरी में इवन पहुंचता भी है। तो नोलैंड के आर्टिकुनो का सबसे पावरफुल आइस बीम अटैक जो उसने टीम रॉकेट के ऊपर किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 50 मीटर दूर तक गया और उसने टीम रॉकेट की मशीन को बर्स्ट कर दिया। तो ये है M2 के आर्टिकुनो का आइस बीम, जो कि पूरे के पूरे आइलैंड को एक बार में जमा दिया, उसके बाद पूरे के पूरे समुद्र को भी। तो तुम देख सकते हो इसके आइस बीम की कवरेज पूरे के पूरे 3 आइलैंड्स के आसपास तक, क्या दूर दूर तक का एरिया जम चुका है बर्फ में। और ये एरिया आराम से मैं कह दूंगा कम से कम भी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा एरिया है। उसने पूरे आइलैंड को कवर कर दिया था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आइलैंड को बर्फ में आइस बीम से। इसने कितना एरिया कवर किया बर्फ से? 2 मीटर का एरिया। तो कोई डोरा से भी बड़ा अंधा होगा जो इन दोनों के अटैक पावर को बराबर कह सकता है। तो ऐश के चाइज़ार्ड का आज तक का सबसे ताकतवर फ्लेम थ्रोवर जो उसने यूनोवा में किया था, वो 22 मीटर दूर तक गया और वो 3 फीट चौड़ा था। और जो इस मोल्ट्रेस ने अटैक किया M2 के, ये 5 फीट मोटा और साथ ही साथ इवन 100 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक गया। तो ऐश के चाइज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर से, जो कि उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद किया, उससे इस M2 के मोल्ट्रेस का फ्लेम थ्रोवर दुगना मोटा था और साथ ही साथ ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज़्यादा दूर तक गया। तो दोनों फ्लेम थ्रोवर की तुम्हें पावर तो दिखी गई होगी कितनी थी। और ऐश के चाइज़ार्ड ने जस्ट 2 रीजन की ट्रेनिंग के साथ ही नोलैंड के आर्टिकुनो के आइस बीम को फाड़ के रख दिया, जबकि ऐश के चाइज़ार्ड से ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा पावरफुल फ्लेम थ्रोवर को इस आर्टिकुनो ने 3 बार रोका है। तो इस कोर्ट ने जो कहा वो बेकार डबिंग थी, और जो बल्बापीडिया पे लिखा है वो फैन मेड हो सकता है। और तुम देख सकते हो ऐश के चाइज़ार्ड के ड्रैगन ब्रीथ से आर्टिकुनो बेहोश हो गया था, जब तक नोलैंड ने उसे कहा नहीं, जब तक वो होश में भी नहीं आया। और ऐश के चाइज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर से भी आर्टिकुनो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि ये तो सुपर इफेक्टिव अटैक और ये डायरेक्ट हिट लगा और इसकी वजह से गिर भी गया था। तो ड्रैगन ब्रीथ ने इसे बेहोश कर दिया और फ्लेम थ्रोवर से इतनी तेज जमीन पे गिरा। और लास्टली साइज्मिक टोस्ट खेल खत्म करने के लिए था, क्योंकि 90% HP एक साइज्मिक टोस्ट से कभी भी नहीं उड़ सकती, क्योंकि साइज्मिक टोस्ट डैमेज देता है अपोनेंट को उसके वेट के हिसाब से, और आर्टिकुनो का वेट सिर्फ 55 kg है। इसका मतलब कितना डैमेज हुआ होगा उस आर्टिकुनो को साइज्मिक टोस्ट से? तो अटैक पावर में तो M2 का आर्टिकुनो नोलैंड के आर्टिकुनो को बहुत मारेगा। और सेकेंडली स्पीड की बात रही तो नोलैंड के आर्टिकुनो की स्पीड नोलैंड के प्लेन से ज़्यादा फास्टर थी, है ना? तो प्लेन का मॉडल है सोप विद ट्रिप्लेन, और इसकी टॉप स्पीड 187 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी बहुत कम। और ये रही M2 के आर्टिकुनो की स्पीड। तो इसने बहुत सारे RPGs को डोज किया है, और RPG की स्पीड बतानी है मुझे तो ये लो 24,000 किलोमीटर पर आवर। तो
187 किलोमीटर पर आवर वर्सेस 24,000 किलोमीटर पर आवर। व्हाट अ कंपैरिजन। और उस वीडियो में आर्टिकुनो की, नोलैंड के आर्टिकुनो की स्पीड ज़्यादा निकली थी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च वेल देन मेक वीडियो। तो पहले मैं भी ये मानता था कि नोलैंड के आर्टिकुनो ने 1000 किलो की टीम रॉकेट की मशीन को उठा लिया और फिर उसे घुमाकर फेंक दिया। तो इस मशीन का वजन 1000 किलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोवियत प्लेन ने इस मशीन को इतनी तेज टक्कर मारी कि ये गिर गई, बहुत तेज गिरी, और उस प्लेन को इवन डैमेज तक नहीं हुआ। तो सोवियत प्लेन का ही वजन होता है 500 केजी, और वो मशीन इसी के एक झटके से इतनी दूर जाके गिरी। उस मशीन का वजन ऑलमोस्ट 200 से 300 किलो होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और ये मशीन सिर्फ दिखने में बड़ी है, वैसे भी किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? पोकेमॉन्स को अंदर भरने के लिए। और इसका मतलब है कि ये खोखली है, यानी कि हम सिर्फ कह सकते हैं कि एक टंकी है, और अंदर से खोखली चीज़ हल्की ही होगी ना, तभी तो ये आर्टिकुनो उठा पाया। तो ड्रैगन ब्रीथ और फ्लेम थ्रोवर काफ़ी एचपी डाउन कर चुके थे आर्टिकुनो की, और लास्ट वाले में ये इवन उठ गया। तो अगर 300 किलो की स्ट्रेंथ वाला चाइज़ार्ड 50 किलो के आर्टिकुनो के ऊपर अटैक करेगा तो यही होगा ना आर्टिकुनो का हाल। तो इस सीन को देख लिया, लूगिया को तीनों ने मिलकर डैमेज दिया। तो आर्टिकुनो अकेला बिल्कुल बेकार है, बहुत अच्छे। उसने अकेले कितना कुछ कर दिया, ये नहीं देख रहे। उसने इस पूरी मूवी में ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस और लूगिया से पूरे के पूरे 9 अटैक डायरेक्टली खाए, और उसके बाद भी वो उठा। और जो एश के चाइज़ार्ड से लड़ा वो आर्टिकुनो सिर्फ 3 अटैक में नॉकआउट। तो सीधे सीधे शब्दों में एलीट 4 और चैंपियन की पावर के मुकाबले वो आर्टिकुनो 10% भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वीक था वो आर्टिकुनो। एलीट 4 और चैंपियंस के कंपैरिजन में सिर्फ 1 अटैक नॉकआउट होने वाला आर्टिकुनो था वो। तो अब मैं बोल रहा हूँ, ऐश का चाइज़ार्ड ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में। तुम बाकी चीज़ों में उसे ऐड नहीं कर सकते, और उसे ओवररेट करना छोड़ दो, नहीं तो रोस्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो सिंपली कह रहा हूँ, वो आर्टिकुनो सुपर पावरफुल पोकेमॉन्स के एक अटैक में नॉकआउट होने वाला पोकेमॉन था। इसलिए जस्ट ऐश के चाइज़ार्ड ने अभी तक के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस नहीं किया है, उसे रिटर्न करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो चाइज़ार्ड को जल्द से जल्द बैटल्स में फिर से कूद के आना होगा, इसी के साथ वो फिर से अच्छी खासी रिकवरी कर सकता है, वरना वो पुराने फीट्स के साथ पुराना ही बन के रह जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ चाइज़ार्ड को और ओवररेट मत करना। तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं वीडियो ख़त्म। बाय बाय।